हेलो, पंचायती राज पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट हो या ना हो, मुझे पढ़ना है। 80 चैप्टर हैं, 80 में से 80 के 80 याद करने हैं पॉलिटी के अंदर, है ना। आज हम पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी और एक चैप्टर और निपटाएंगे, छोटा जो चैप्टर होगा। अब बात करते हैं पंचायती राज की। देखो, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और सब कुछ अच्छी तरह होगा। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। भारत में इसमें बोल रखा है कि जो भारत में पंचायती राज शब्द है उसका अभिप्राय है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, है ना। यह भारत में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र, मतलब देखो हमारे जो देश के लोग हैं, आप देखो उन्हें लोकतंत्र मतलब ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हमारे देश में अगर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, हमारे देश में कि चुनाव शब्द या चुनाव के बारे में लोगों की इतनी जानकारी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र है ना वो ज़मीनी स्तर तक जा चुका है और लोग अपने अधिकार को लेके इतने सचेत हैं कि वो गांव के प्रधान को वो ये बोल देते हैं कि साले तो वोट मांगना है तो बताएंगे। ये सिस्टम है, मतलब देख रहा है विनोद कि हमारे अगर ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि ये राजनीति कि हमारे देश में सैन्य सत्ता पलट अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र है ना वो ज़मीनी स्तर तक जा चुका है। हमारे देश में जो लोगों का भरोसा है ना, तो हमारे देश में जो लोगों का भरोसा है लोकतंत्र पे वो ज़मीनी स्तर तक जा चुका है। जहाँ लोगों का भरोसा अपनी चुनी हुई सरकार या अपने चुनी हुई प्रतिनिधियों पे ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ सेना को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। और हमारे भारत में लोकतंत्र ज़मीनी स्तर तक जा चुका है ना। अब अगला पॉइंट होता है कि इनकी जो स्थापना की गई ना, इनकी स्थापना विधानसभाओं द्वारा की जाती है। ग्रामीण विकास का दायित्व तो सौंपा जाता है, वो सबको पता ही है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, नरसिम्हा राव सरकार ने किया था, उसके द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया। अब हम पढ़ने वाले पंचायती राज का जो विकास, जो हमारे सामने जो ये पंचायती राज आया है, जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे हम देखते हैं, जिसके बारे में हम बात सुनते हैं, उसका विकास भारत में कैसे हुआ, इसको लेकर अलग अलग समिति बनी है। उन समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली समिति का नाम है बलवंतराय मेहता समिति। जो पहली समिति है उसका नाम है बलवंतराय मेहता समिति। ये देखो, ये समिति 1957 में बनी थी। और समिति क्यों बनी थी? समिति इसलिए बनी थी कि आप पंचायती राज की जांच करो, ये सब करो। समिति बनी थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड तुम्हारा नेशनल एक्सपेंशन सर्वे इसकी जांच के लिए बनी थी कि ये जो प्रोग्राम है ये सही से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, है ना। इसके समिति, अब देखो यूपीएससी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में गरीबी मिटानी है, कुपोषण मिटाना है और महिलाओं की स्थिति को अच्छा करना है, तो हर चीज़ में एक पॉइंट दे दो कि पंचायत जो ग्रामीण स्वशासन की संस्थाएँ हैं, जो स्वशासन की संस्थाएँ हैं पंचायत, उनको मजबूत कीजिए। अगर आप भारत में गरीबी मिटानी है, कुपोषण मिटवाना है, लैंगिक समानता लानी है, नौकरियों के अवसर पैदा करने हैं और तुम्हारा सबकी भागीदारी करनी है ना, तो पंचायतों को मजबूत करो, ये बोल सकते हैं। और इसके लिए जो हमारे फोर फादर थे, आप ये देखिए, जो हमारे फोर फादर थे, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पॉलिसी बनती है और इम्प्लीमेंट नहीं होती। जो हमारे देश के फोर फादर थे, दे ऑलरेडी नो इट, मतलब उन्हें पता था। अब सोचिए
1957 में कमेटी बन गई, 3 और 7 मतलब मान लीजिए आज उस बात को ना ऑलमोस्ट 67 साल हो चुके हैं। 67 साल पहले भी लोगों को पता था कि क्या करना चाहिए, और 67 साल बाद भी आज भी हमारे देश में पंचायतें हैं। इतना मतलब जितना अधिकार होना चाहिए था या जितने उन्हें इकोनॉमिक रूप से प्रोस्पर करना चाहिए था वो हमारे देश में नहीं हो पाया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है गरीबी मिटाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आता है कुपोषण मिटाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आता है कि क्या करें लैंगिक समानता के लिए, कोई भी क्वेश्चन आता है अच्छे सुशासन के लिए, तो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अच्छे सुशासन के लिए तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करो, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करो। जो बलवंत राय मेहता समिति है ना वो 1957 में बनी है, और क्यों बनी है? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की जांच के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब बना है? 1952 में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब बना है? 1953 में। देखो अभी आगे देखते हैं। अब ये जो समिति है ये सबको पता है कि जो समिति का अध्यक्ष होता है उसके नाम पे समिति का नाम पढ़ रख दिया जाता है। जैसे बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे तो बलवंत राय मेहता के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है ना। जो समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को बोला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की लोकतंत्र को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समिति ने इस बात पर जोर दिया, जिसे एंड में पंचायती राज बोला गया। अब हम इसकी कुछ सिफारिशें पढ़ लेते हैं। देखो इस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे की बात की। इस समिति ने त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर की बात करी कि 3 स्तर होने चाहिए। पहला तुम्हारा गांव स्तर पे होना चाहिए ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर होना चाहिए ग्राम। देखो पहली बात तो इसने 3 स्तरों की स्थापना करी। 3 स्तरों की इसने बोला कि भाई 3 स्तर बनाओ, स्तर मतलब लेवल 3 लेवल बनाओ। पहला होना चाहिए गांव में होना चाहिए पंचायत समिति, गांव में पंचायत समिति। ब्लॉक, फिर ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, नहीं सॉरी, गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे ब्लॉक पंचायत समिति, और जिला पे जिला परिषद। ये 3 स्तर आपस में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। ये जो 3 स्तर होने चाहिए ना, ये आपस में प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव ज़्यादा। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि द्वारा होनी चाहिए। अब इसने एक बात बोली कि जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत की जो स्थापना होनी चाहिए वो प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि द्वारा होनी चाहिए। जो प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं उनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। और जो पंचायत समिति हैं जो ब्लॉक स्तर पर थी, और जो जिला परिषद है जो जिला स्तर पर थी, उनका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। अब मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता ने क्यों ऐसा बोला कि जब यार इलेक्शन हो रहा है, एक बार इलेक्शन हो रहा है तो एक बार में पंचायत समिति के इलेक्शन करवाओ, जिला परिषद की इलेक्शन करवा लो। पर इन्होंने वो बोला और लोग तो मतलब उससे बाहर है। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। अब देखो इन्होंने जो ग्राम पंचायत है,
ग्राम पंचायत को फिर बाहर कर दिया केंद्र से। इन्होंने बोला कि भाई ग्राम पंचायत का इलेक्शन तो देखो, ग्राम पंचायत के लोग डायरेक्ट चुने जाएंगे, देन वो अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति और ब्लॉक जिला परिषद के लोगों को चुनेंगे, है ना। और लेकिन उनका कोई रोल नहीं होगा। जो कार्यकारी निकाय होगा ब्लॉक स्तर पर, जो पंचायत समिति है वो होगी, और जो सलाहकारी निकाय होगा वो जिला परिषद होगी, जो जिला परिषद होगी जो जिला स्तर पर है। जिला परिषद का अध्यक्ष आपका जिला अधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। कॉमन सी लाइन है, शक्ति और उत्तरदायित्व, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ दो। निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। सिंपल सी लाइन है। पैसे मिलने चाहिए जो आज तक नहीं है। पैसा तो हिंदुस्तान में लैंड, लेबर जो कैपिटल होती है ना, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं। ये प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, है ना। भारत में 3 की कमी है, भारत में 4 की कमी है। लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत है, लेबर अनस्किल है, कैपिटल बहुत कम है, और इंटरप्रेनर तो फिर वो इंटरप्रेनर तो हम पता ही लग रहा है कि कितने हैं, 40-40, 50-50 लाख लोग यूपी पुलिस के कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं। 50-50 लाख लोग यूपी पुलिस के कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं। इससे ये पता ही लग जाता है कि भाई कितने सारे इंटरप्रेनर है हमारे यहाँ, उद्यमी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वह अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित कर सकें। देखो कितना बेहतरीन काम किया है उन्होंने भी। समिति ने सिफारिश की थी कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसने बोला कि चलो भाई चलो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर देते हैं। राज्यों को बोला बेटे अपने हिसाब से करो, और जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा तो फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण चलता रहेगा। कोई काम हुआ नहीं फिर। किंतु बुनियादी सिद्धांत और आधारभूत विशेषताओं पूरे देश में समान होनी चाहिए, वो तो कितना हो रहा पता है। राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई। यह योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया था। इसे बाद में आंध्र प्रदेश इस योजना को 1959 में लागू किया गया। बाद में अधिकांश राज्यों ने इस योजना का प्रारंभ किया। अब देखो एनडीसी ने बोल दिया, एनडीसी ने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, बात अच्छी गई है अशोक मेहता जी आपने। अब जो आपकी सिफारिशें थी एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ कि 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत अप्रत्यक्ष चुनाव पर कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव तरह जो होने चाहिए। पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर है उसे कार्यकारी निकाय बनाया गया। जो जिला परिषद है वो आपके उसे पर्यवेक्षक या समन्वयकारी या सलाहकारी निकाय बनाया गया। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जिला अधिकारी होगा। ये स्रोत मिलने चाहिए और इन्हें शक्तियाँ और उत्तरदायित्व मिलना चाहिए, वो सब तो ठीक है। पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1958 में स्वीकार कर लिया गया, परंतु राज्य को एक विशिष्ट निर्देश ना देकर उनके ऊपर छोड़ दिया गया ताकि वह अपने स्थानीय स्तर के अनुसार या अपने स्थानीय स्तर की परिस्थिति के अनुसार संस्थाओं का विकास करें। परंतु राज्यों ने कैसा विकास किया इस बात को हम जानते हैं। सबसे पहला राजस्थान बना, जिसमें तुम्हारे JL नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में उद्घाटन किया। देन इसके बाद आंध्र प्रदेश बना, है ना। अगर ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी वाले, ऐसा क्वेश्चन पूछेगी नहीं कि क्यों साउथ स्टेट नॉर्थ स्टेट से बेहतर करते हैं इकोनॉमिक रूप से, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी। ये पॉलिटिकल सिचुएशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इसका कारण है कि उन्होंने अपने यहाँ जो उनका स्थानीय स्वशासन था, जो हाथ से पड़ा, आप
राज्य या केंद्र क्या व्यक्ति, जो व्यक्ति केंद्र में बैठा है या जो राज्य में बैठा है, वो हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक इतनी आसानी तक नहीं पहुंच सकता। आज ये पॉसिबल है डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट टैक्सेशन बेनिफिट के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा, परंतु ऐसा केवल तब हो सकता था जब आपके स्थानीय संस्थाएं थी या स्थानीय स्वशासन के केंद्र थे वो मजबूत हो। उन लोगों ने, जितने भी साउथ के स्टेट हैं, उन्होंने अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन के जो संस्थाएं थी उन्हें मजबूत किया और यह साबित किया कि डेवलपमेंट हो सकता है तो केवल इनका बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यद्यपि 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद में सापेक्ष स्थिति और उनके कार्यकाल, संगठन, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। 1960 के दशक तक ना बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ ये संस्थाएं विकसित कर ली, है ना। परंतु क्या था कि जो उनकी संस्थाएं हैं, कि कितने स्तर होने चाहिए, कितने अधिकार होने चाहिए, राजस्व का संग्रहण किस तरह करेंगे, क्या क्या उन्हें कार्य मिलने चाहिए, है ना, ये उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, इसमें अंतर था। क्योंकि जब तक ऊपर से कोई चीज़ सही प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोली जाएगी, ऊपर से नहीं बोलोगे, तब तक कैसे मानेंगे। हर व्यक्ति, अगर ये कानून हो जाए कि हर व्यक्ति अपनी मानेगा, अगर बोलें कि हर व्यक्ति भाई अपने हिसाब से रोड पर अपने व्हीकल के हिसाब से वो कराएगा, गाड़ी चलाएगा, तो 60 भगाएगा, कोई 70 भगाएगा, कोई 40 भगाएगा, कोई 30 भगाएगा। आपको एक खाका तो देना पड़ेगा, पर वो खाका नहीं दिया मेरे फ्रेंड ने, है ना। अब देखिए आप, उदाहरण के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, तमिलनाडु में 2 स्तरीय पद्धति अपनाई और पश्चिम बंगाल सबसे आगे, उसने 4 स्तरीय पद्धति अपना ली। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश की पद्धति में पंचायत समिति को मजबूत माना गया था, जबकि क्योंकि नियोजन और विकास में इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की स्थापना की, जो छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए थी। देखो अब क्या हुआ, राज्य विधानसभाओं को इनका निर्माण करना था, है ना। अब एक राज्य है, राज्य की विधानसभा है, उसकी पॉलिसी है, उसकी सरकार है। अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट करनी है, हमें पैसा किसे देना है, डिस्ट्रिक्ट को पैसा देना है, हमें हर डेवलपमेंट की इकाई को डिस्ट्रिक्ट रखना है, है ना। तो ऐसे ही लोगों ने, जैसे मान लीजिए आपका तुम्हारा राजस्थान, इसमें दे रखा है राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर को बोला कि भैया हम तो जी तो डेवलपमेंट करेंगे, जो योजनाएं बनाएंगे, उसमें जो सबसे नीचे इकाई होगी वो ब्लॉक को रखेंगे। तो वहाँ पंचायत समिति को मेल मान लिया गया। देन तुम्हारा ये महाराष्ट्र और गुजरात है, इनकी सरकारों ने माना कि भैया हम तो जी जो जिला लेवल की पंचायत, जो जिला स्तर है, उसको इकाई के रूप में परिभाषित करेंगे। जो फर्स्ट डेवलपमेंट होगी वो जिला पे होगी, तो उन लोगों ने जिला स्तर को माना। इस वजह से इनमें अंतर हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं। अब इसके लिए कुछ और छोटी समिति बनाई गई हैं, एक बार हम उनका नाम ध्यान में पढ़ लेते हैं, आएगा तो हम टिक कर देंगे। एक BR राव है, BR राव समिति, SB मिश्रा समिति, B ईश्वरन समिति, GR राजगोपाल समिति, RR दिवाकर समिति, M कृष्णय्या समिति, M रामकृष्ण समिति, K संथानम कमेटी, R खन्ना समिति, G रामचंद्र समिति, B रामानाथन समिति, N कृष्णय्या योजना, श्रीमती दया चौबे। अब जो समिति बनाई गई थी, अब इसके अलावा और समिति पढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति बिल्कुल 20 साल बाद बनी, 20 साल बाद अशोक मेहता समिति बनी। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। अब अगर जनता पार्टी की सरकार सही तरीके से काम करती,
या अगर वो 5 साल टिक जाती या 5 साल बाद या नेताओं में मतभेद ना होते, तो वो आज जो आज हमारी संस्थाएं हैं वो बहुत अलग होती। जैसे हम जो पॉलिटिकली बदलाव हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हैं, वो तो हमें दिखते हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव है वो हमें दिख जाते हैं। जैसे वो 44 अमेंडमेंट लेके आए, उन्होंने 42 अमेंडमेंट की बहुत सारी चीज़ें गलत करी, और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि उन सरकार को टाइम नहीं मिला। या तो उन लोगों में ये मान लीजिए मतभेद था, या फिर वो लोग, प्रत्येक नेता का कद इतना बड़ा था कि वो दूसरे नेता से होड़ में आगे जाना चाहता था। जैसे जो ये बीपी मंडल है, जो ये मंडल कमीशन था, जो उसकी सिफारिशें ये तुम्हारा वीपी सिंह ने लागू करी, ये मंडल कमीशन तुम्हारा जनता पार्टी ने बनाया था। मंडल कमीशन जनता पार्टी ने बनाया था, और ये अगर 5 साल रहते तो वो लागू करते, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती, या बहुत सारी हमारे सामने नई नई चीज़ें आती। अब ऐसे ही जो ये अशोक मेहता समिति है, ये आपका इन्होंने बनाई, तुम्हारा 1977 में जनता पार्टी ने बनाई है ना। इनने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और ये पंचायती राज पद्धति या पुनर्जीवित करने या मजबूत करने हेतु बनाई गई थी। इसने 132 सिफारिशें दी, जो इस प्रकार हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद को जिला स्तर पर और उसके नीचे मंडल में 15 से 20 हज़ार जनसंख्या वाले गाँवों का एक समूह होना चाहिए। इसने क्या बोला कि ना, पहली बात तो जो 3 स्तर है ना, उसके लिए 2 स्तर होने चाहिए, जिला और पंचायत समिति। एक तो जिला स्तर होना चाहिए, एक जिला स्तर और एक ब्लॉक लेवल में होना चाहिए। 15 से जो 20 हज़ार की जनसंख्या वाले गाँव हैं, उनका एक समूह होना चाहिए, उन्हें ब्लॉक लेवल होना चाहिए, है ना, मंडल होना चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण के विकेंद्रीकरण के लिए, अब इन्होंने जिले को सारी पावर देने के लिए बोला। अशोक मेहता जी ने बोला कि जो प्रथम बिंदु होना चाहिए, जो राज्य स्तरीय विकास के लिए, जो राज्य स्तरीय लोक निरीक्षण के विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए। उन्होंने जिला को सारी पावर दे दो। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए। वह राज्य स्तर पर योजनाओं और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया चाहिए। अब ये लोग वही गलती कर रहे हैं जो गलती, मतलब यार तुम जिले को दे दोगे तो जिले के लिए तो वही सिस्टम हो जाएगा ना। जैसे एक राज्य के लिए इतने सारे ज़िले हैं, इतने सारे गांव, वैसे ही जिले के लिए इतने सारे गांव हैं। इन्होंने बोला कि भाई जिले को सारी पावर दो, जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए, जिले को ही सारा जिम्मेदार बना दो, जिले को ही राज्य स्तर पर योजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार बनाओ। पंचायती चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टी को इन्होंने बोला राजनीतिक पार्टी को आओ भाई, राजनीतिक जो इलेक्शन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं रिकॉग्नाइज, स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज और तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर रिकॉग्नाइज, वही आओ लीजिए। रिवेन्यू यहाँ इन्होंने रिवेन्यू सिस्टम को कंपलसरी कर दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को रिवेन्यू देने की बात करो, वो रिवेन्यू वसूल करेंगी। जिला स्तर के अभिकरण और विधायिकाओं से बनी समिति द्वारा संस्थाओं को नामित एवं सामाजिक, जिला स्तर के अभिकरण और विधायिकाओं से बनी समिति द्वारा संस्थाओं को नियमित सामाजिक लोक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद समूह के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। इन्होंने बोला कि भाई वही एक राज्य को एक समिति बनानी चाहिए, या फिर सर्वे करना चाहिए, है ना, कि भाई मतलब जो उन पे पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा। इन्होंने बोला कि राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और किसी कारण भी अगर उन पर आप अधिमरण करते हो तो 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव होने चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई जो न्याय पंचायत है ना, उनको अलग रखो विकास पंचायत से। जो हम ये पंचायती राज पढ़ रहे हैं ना, ये विकास पंचायत हैं, और जो न्याय पंचायत अलग है। और जो न्याय पंचायत के लिए एक न्यायाधीश चाहिए, है ना, इसको अलग रखो, एक योग्य न्यायाधीश। राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श
वही मुख्य चुनाव वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करी इन्होंने। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। विकास के कार्य इसके अंडर आने चाहिए और जितने भी कर्मचारी हैं ना वो इसके अंडर आने चाहिए। जो विकास कर्मचारी हैं वो सब इसके अंडर आने चाहिए। अच्छी बात है भाई। तो पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। एनजीओ की लोगों को अवेयर करो, उसके लिए एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। जो पंचायती राज संस्थान है उनकी देख रेख के लिए एक मंत्री होना चाहिए कि वो किस तरह काम कर रही हैं और वो विधानसभा लेवल पर मंत्री, राज्य स्तर पर एक मंत्री होना चाहिए। उनकी जनसंख्याओं के आधार पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। देख लो, इन्होंने स्थान आरक्षित करने की बात भी कह दी। एससी और एसटी के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता, महत्ता के साथ सतत स्वीकृतिया का आश्वासन मिलेगा। सक्रियता, देखो ये बात, इस बात को सिद्ध कर दिया गया है कि संवैधानिक मान्यता मिलने से क्या बेनिफिट होता है ना। उन्हें एक उपयुक्त हैसियत, पवित्रता और महत्ता के साथ सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। 3 राज्य कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश में अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार किया गया। देखो, अब जो 3 राज्य थे जो इससे पहले अपनी रिपोर्ट देती, उससे पहले ही भंग हो गया। 3 राज्य थे पंचायती राज संस्थाएँ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने इनकी सिफारिशें करी, पर राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर कोई काम नहीं हो सका। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।